आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। अब अगर मैं बात करूं प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी हम प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में बात करूं तो ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश हमारा एक तरंग प्रकृति होती है और दूसरा हमारा कण प्रकृति। अगर मैं बात करूं प्रकाश के बहुत ऐसे प्रभाव जो है ना, अगर मैं बात करूं प्रकाश, विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव और जो रमन प्रभाव है, ये आदि प्रभाव जो है ना प्रकाश के कण के द्वारा ही व्याख्या कर पाया गया। यानी प्रकाश जो कण प्रकृति है उसी के द्वारा इनकी व्याख्या हो पाई। जबकि हमारे पास बाकी जो प्रभाव हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवता की व्याख्या जो है ना प्रकाश की तरंगीय प्रकृति से हो पाई। इसलिए हम बोलते हैं प्रकाश की क्या है, द्वैत प्रकृति है, यानी प्रकाश के पास दोहरी प्रकृति है। आइए अब हम बात करते हैं, हमारा है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो देखिए जो है किसी भी धातु से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है वो कई तरीके से होता है। अगर ये हमारे पास धातु है कोई, तो इस पे हमने इसे देखा गया है कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया, नहीं ताप बढ़ाया गया, तब भी इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। अगर यहाँ पे बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया तब भी इलेक्ट्रॉन निकला। पर इसमें देखा गया जब प्रकाश जो है इस पे आया, प्रकाश की किरण पड़ी, तो यहाँ से भी तब भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। इस तरीके की जो हमारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है वो कई तरीके से होता है। पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, कौन से इलेक्ट्रॉन है जो उत्सर्जित होते हैं, तो यहां से मैं बोल सकता हूं सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो कि अपने परमाणु के बंधन से मुक्त होते हैं, परंतु जो हमारे धातु की पृष्ठ सीमा है इससे बंधे होते हैं। ठीक है ना, पृष्ठ सीमा से बद्ध होते हैं। सामान्यतः धातु पृष्ठ से बाहर नहीं आते क्योंकि आयनों के आकर्षण इन्हें धातु के अंदर ही रोक कर रखता है। बट अगर हम जितना ये एनर्जी से रोक के रखते हैं, अगर उससे ज्यादा एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है। चलिए हम बात करने वाले कार्यफलन के बारे में। अब कार्यफलन क्या होता है हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक धातु है, इसमें क्या है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को इससे अगर बाहर निकालना हो तो जितना मिनिमम यानी कम से कम न्यूनतम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही इसका क्या कहलाता है, कार्यफलन। इसको फाई नॉट से भी लिखते हैं या डब्ल्यू नॉट से भी लिखते हैं। यानी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कार्यफलन। और इसे फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब कार्यफलन क्या है, जो इसका मात्रक है ना डब्ल्यू नॉट, इसका मात्रक जो होगा वो हमारा होता है, क्योंकि ये ऊर्जा है तो क्या होगा मात्रक, जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए कई तरीके के उत्सर्जन होते हैं, यानी अगर किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराना हो तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो तापायनिक उत्सर्जन। जब धातु का तापमान बढ़ाया जाता है तो क्या होगा, धातु में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, जिसको बोलते हैं 3/2 kT। हमारा जो T होता है तापमान होता है, कि हमारा होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। इतनी जो है अगर आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ना वो इसके तापमान के समानुपाती होता है, यानी इसका ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। तो यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन तापमान बढ़ाने से उत्सर्जित होते हैं उस उत्सर्जन को क्या बोलते हैं, तापायनिक उत्सर्जन। अब बात करते हैं इसके बाद क्षेत्र उत्सर्जन। अब क्या होता है, हम सबको पता है कि अगर हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, देखिएगा अगर हम वैद्युत क्षेत्र लगाता हूँ तो होगा क्या, अगर हमारे पास यहाँ कोई धातु है जो इसके इलेक्ट्रॉन है उस पर किधर बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अगर हम बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या करें, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करें तो जो इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है, इस बल की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो यानी किसी भी जब धातु पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होने लगते हैं। इस उत्सर्जन को क्या बोलते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन। अब बात करते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। आप समझिएगा हमारे पास ये
जो धातु है इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनको प्रकाश आया और अपनी एनर्जी दिया। कितनी एनर्जी होती है इसके पास, एच न्यू के बराबर, या इसी को लिखते हैं एच बाई लेमडा, हम जो आगे पढ़ेंगे। इतनी एनर्जी लेके आती है, इस इलेक्ट्रॉन को देखिए और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। जब प्रकाश के कारण, यानी ये जो प्रकाश आ रहा है ये अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देती है, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा पाके इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो जाता है। इस उत्सर्जन को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। आइए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए समझते हैं कि देखिए जो भी प्रकाश आ रहा है, हमें पता है कि प्रकाश हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है हमारी प्रकाश। पर हम यहाँ पे प्रकाश का जो कड़ी नेचर है, यानी कण का नेचर है, वो इस चीज को एक्सप्लेन करता है, समझिएगा। यानी अगर प्रकाश हमारा आ रहा है तो इसके पास क्या होगी, अपनी कुछ आवृत्ति होगी, अपना क्या होगा, तरंग दैर्घ्य भी होगा। अब क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं लेमडा से। अब जो भी प्रकाश आ रहा है उसके पास अपनी ऊर्जा होती है, ऊर्जा किसके बराबर होती है, एच न्यू की, या इसे लिखते हैं एच सी बाई लेमडा। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, जो एच है वो प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक नियतांक है। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू भी याद रखनी होगी, 6.63 10⁻34 जूल सेकंड होती है। और यहाँ पे जो न्यू है हमारा ना, वो हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं एच की बात करूँ तो एच हमारा वही है, प्लैंक नियतांक है। सी हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल। और जो हमारा लेमडा है वो हमारा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। अब इतनी ऊर्जा लेके आती है। अगर हमारे पास एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा, या एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा प्रकाश जो आ रहा है उसकी आवृत्ति हो, उस निश्चित आवृत्ति को बोलते हैं न्यू नॉट। अगर इससे ज्यादा हो या इससे बराबर हो तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है। और एक निश्चित वेवलेंथ से कम हो, अगर वेवलेंथ क्या लेमडा नॉट से कम हो तो क्या होगा, जो है जब किसी मेटल पे यानी कि धातु पे प्रकाश पड़ेगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं देहली आवृत्ति, और इसको बोलते हैं देहली तरंग दैर्घ्य। यानी अगर हमारा प्रकाश किरण देहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति या उसके बराबर की आवृत्ति वाली प्रकाश की किरण आ रही है तो जिस धातु पे पड़ेगी उस धातु से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगेगा। या बोलेंगे कि देहली तरंग दैर्घ्य से अगर कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश की किरण आएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। देखिए यहाँ पे वही उसी चीज के बारे में बात हुई है। अब देखिए यहाँ पे उसी को बोलते हैं देहली आवृत्ति, यानी इस आवृत्ति के बराबर या इससे ज्यादा वाले हमारे पास आवृत्ति का प्रकाश की किरण आनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, विद्युत अगर मैं बात करूं तभी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो तरंग दैर्घ्य है ना, वो देहली तरंग दैर्घ्य से उस प्रकाश किरण का तरंग दैर्घ्य कम होना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधित प्रयोग। देखिए हर्ट्ज का जो परीक्षण है, हर्ट्ज ने क्या किया, देखिए हर्ट्ज ने 1887 में इन्होंने क्या किया, स्फुलिंग विसर्जन द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने वाले अपने प्रयोग के प्रेक्षित किया कि यदि कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश किरण आपतित कराया जाए तो स्फुलिंग अधिक तेज हो जाता है। यानी क्या होगा, स्पार्किंग क्या होती है, अधिक तेज होने लगती है, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना की व्याख्या हर्ट्ज नहीं कर पाए। ठीक है, अब होगा क्या, हर्ट्ज ने क्या किया, हर्ट्ज ने क्या किया कि ये हमारा उन्होंने कैथोड लिया जिसमें प्रकाश की किरण क्या, कौन सी, पराबैंगनी किरण है, यहाँ पे उन्होंने उत्सर्जित यहाँ पे इस पे डाला और देखा कि जो है जो चेंबर है पे इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पार्किंग हो रही है, यानी हमारी बात करें स्फुलिंग हो रही है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब। पर उसने क्या किया, इसका व्याख्या नहीं कर पाए। इसकी व्याख्या जो है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हाल्वाक और लेनार्ड का प्रेक्षण। हाल्वाक और लेनार्ड ने क्या किया समझते हैं। उन्होंने एक लिया वैक्यूम चेंबर, यानी निर्वात की एक नली लिया जिसमें कोई हवा नहीं है। यहाँ पे कैथोड हुआ, जिंक प्लेट, यानी कैथोड का मतलब होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी ज्यादा हो। एनोड यहाँ पे है, एनोड पे क्या होता है, धनात्मक। अब इसमें क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ देगा, यानी यहाँ का जो हमारा यहाँ का विभव ज्यादा है, यहाँ का कम है। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण आई। अब प्रकाश किरण क्या हुआ, यहाँ जब आई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए तो यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है, यानी विभव यहाँ का ज्यादा, यहाँ का कम है, यानी यहाँ से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ इसके अंदर ई, और जो बाकी सभी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले गया।
जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इसका मतलब इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बहने लगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर बह रहे हैं तो इसके विपरीत दिशा में क्या पाया गया, धारा पाई गई, बहुत कम, किसमें, माइक्रो एम्पियर के रेंज में जो है हमारे पास धारा पाई गई। अब इसमें देखिए क्वार्ट्ज की नलिका है, कैथोड है, एनोड है, हमारा जिंक का प्लेट होता है, ये हमारा जिंक प्लेट है। अब बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको एनोड इसलिए बोला गया क्योंकि इसका विभव ज्यादा है। अब इसमें देखो इन्होंने क्या क्या पाया, एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, हर्ट्ज और लेनार्ड का प्रयोग। तो देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, इस पूरे प्रयोग में इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकला, एक एक करके बताया गया। अब निष्कर्ष किस किस बात पे निकलेगा, अगर जो प्रकाश यानी पराबैंगनी प्रकाश आ रही है, अगर उसकी संख्या बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, अगर यहाँ पे जो हमारे पास लगाया गया विभव है, अगर बैटरी जो लगाई गई उसको बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। इन सब को परिवर्तित करके क्या क्या निष्कर्ष निकला उसको आगे बताया गया है। आइए देखते हैं। अगर मैं कार्यविधि की बात करूं तो देखिए, जब विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश को कैथोड पर आपतित कराया गया, विशिष्ट आवृत्ति का मतलब है कि ऐसी आवृत्ति जो जिस धातु में पड़ रही है उसकी देहली आवृत्ति से ज्यादा हो, आपतित किया जाए तो कैथोड से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्यों बोला गया, क्योंकि प्रकाश की वजह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। ये उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर त्वरित होते हैं, एक प्रकाश धारा उत्पन्न होती है। प्रकाश धारा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि प्रकाश की किरण की वजह से तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्रकाश किरण पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन बहेगा तो उसके विपरीत दिशा में क्या होगी, धारा बहेगी, ठीक है ना। यह प्रकाश धारा माइक्रो एमीटर से मापी जा सकती है। अब देखिए वहां पे माइक्रो एमीटर भी लगा हुआ था। अब हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या है कि अब मानिए हमारे पास एनोड है और यहाँ पे इस तरह का हमारा चेंबर बना हुआ है, अब यहाँ लगा हुआ है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है, मान लेते पहले 100 प्रकाश की किरण आ रही थी तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, मान लेते हैं यहाँ पे। पर अगर प्रकाश की किरण बढ़ेगी, अगर 200 प्रकाश किरण आई, इसका मतलब क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर मैं बात कर रहा हूं तीव्रता की, जिसको हम लोग आई से लिखते हैं, तीव्रता मतलब हो गया प्रकाश की किरण जो है, अगर पहले 100 आ रही तब उसको बढ़ाने की बात हो रही है। अगर तीव्रता बढ़ेगी तो क्या होगी, धारा बढ़ेगी। धारा क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, आवेश बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो आवेश बहेगा उसकी संख्या बढ़ रही है। अगर आवेश की संख्या बढ़ेगी तो हमारा धारा क्या होता है, एकांक टाइम में आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की जो मात्रा होती है वही क्या होता है, हमारा धारा क्या होता है, आवेश अपान टाइम होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो क्या होगा, धारा ज्यादा बहेगी। तो यानी इनके बीच जो ग्राफ पाया गया, चाहे आप यहाँ पे आई और यहाँ पे आई लिखो, ये हमारी क्या होगी, तीव्रता हो गई, हमारी धारा हो गई। ये क्या होता, समानुपाती होते हैं, यानी हमारा ग्राफ ऐसा होगा। आइए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे अब दूसरा जो हमारा है वो ए है, सुनिएगा यहाँ पे, प्रकाश विद्युत धारा पर विभवांतर का प्रभाव। अब विभवांतर का प्रभाव कैसे पड़ता है आइए देखते हैं। अगर मैं सेटअप की बात करूं तो हमारा सेटअप ऐसा है, आइए देखिए, ये हमारा कैथोड है, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, ये हमारा इस तरह से सिस्टम है, ये एनोड लगा हुआ है। यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं, अगर कुछ भी नहीं लगाया गया है, कुछ भी नहीं लगाया गया है, पहले मैं बात करता हूं, तो यहां से प्रकाश की किरण आई तो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे सब यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी सारे की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं कि वहां तक पहुंच पाए। तो उसमें क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उसकी वजह से क्या आएगी, धारा आएगी। तो यानी यहां देखा गया कि अगर हम कुछ नहीं लगाते हैं, अगर कुछ भी नहीं लगाते हैं तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास धारा आई और यहाँ पे एनोड, इसका पोटेंशियल की बात हो रही है, यहाँ पे विभव कितना है, अभी विभव कुछ नहीं लगाया गया, तो यानी धारा हमारे पास पाई गई इतना। पर देखा गया कि अगर यहाँ बैटरी लगा देते हैं, बैटरी का विभव बढ़ाते हैं तो क्या धारा का मान बढ़ता जाता है, पर एक इसके बाद नहीं बढ़ेगा। अब ये इस धारा को बोला गया मैक्सिमम धारा बोला गया यहाँ पे, इसके बाद आप कितना भी विभव बढ़ा दो धारा का मान नहीं बढ़ता। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सारे यहां पहुंच जा रहे हैं। तो यहां देखिएगा, एक प्रयोग में पाया गया कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, अगर इंटेंसिटी मतलब है पहले I1 इंटेंसिटी था, मतलब 1000 प्रकाश की किरण आ रही थी, अगर हम लोग 2000 करते तो क्या होगा, धारा का मान बढ़ जा रहा है, इस तरह से हो जा रहा है। ये हमारा अलग अलग क्या है, तीव्रता है। तीव्रता बढ़ाने पे धारा का मान बढ़ रहा है, पर
विभव बढ़ाने पे, एक पॉइंट के बाद अगर विभव बढ़ाते हैं तो धारा का मान नहीं बढ़ता। इस तरीके से हमारे पाया गया। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है अगर विभव इसका निगेटिव कर रहे हैं यानी ऋणात्मक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके धारा का मान 0 हो जा रहा है। और जिस विभव पे ये धारा का मान 0 हो जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल या हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। हम लोग आगे चल के इसका हिंदी नाम भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ पे। अब ऐसे पाया गया, यानी हो क्या रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाने पे धारा का मान बढ़ रहा है, यानी अगर मैं तीव्रता बढ़ाने की बात करूं धारा का मान बढ़ रहा है। अब देखते हैं अगला हमारा प्रभाव क्या है। अगला हमारा है महत्वपूर्ण तथ्य। जब हम प्रकाश की तीव्रता बदलकर पुनः विभवांतर व प्रकाश विद्युत धारा के आरे खींचते हैं तो हम पाते हैं कि अगर आवृत्ति को नियत रखते हैं तो तीव्रता को बढ़ाने पर संतृप्त धारा का मान बढ़ जाता है। हमने देखा ना, पहले तीव्रता पर I1 पे यहाँ पे था धारा, तो I2 पे क्या हो गया, बढ़ गया धारा का मान। परंतु हमें निरोधी विभव, अब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मैंने बोला था उसका नाम क्या होता है, निरोधी विभव का मान वही होता है। निरोधी विभव जो है वो आवृत्ति पे निर्भर करता है। हम कह सकते हैं कि जो निरोधी विभव है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि दोनों का निरोधी विभव क्या है, बराबर है, जबकि तीव्रता अलग अलग है। चलिए आइए बात करते हैं आगे की बात। यहां बात करते हैं निरोधी विभव। आखिर जो निरोधी विभव होता है वो किसके बराबर होता है मैं बता दे रहा हूं। यहां समझिएगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन जो निकलता है कैथोड से, उसके पास अपनी एनर्जी होती है। इसकी जो एनर्जी होती है ना, इसके विपरीत उतनी एनर्जी इसको दे दी जाती है। कितना, EV0, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे विभवांतर जो लगाया गया, एनोड का विभवांतर क्या कर दिया गया, निगेटिव कर दिया गया। एनोड का विभव निगेटिव कर दिया गया, मतलब क्या है, अब यहाँ पे हमारा इस तरह से हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पे किधर बल लगेगा, विपरीत। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी इस विभव के बराबर होगी, कितनी होगी, E/V0। और यही क्या होगी, इसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, यानी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, जो इसको गतिज ऊर्जा यहाँ पे मिली थी निकलने के लिए। उतना अगर विपरीत एनर्जी देंगे इसका मतलब क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। यहाँ पे हमारा होता है के अधिकतम हाफ एम स्क्वायर, यही बराबर क्या होता है, E निरोधी विभव के। अब आइए बात करते हैं हम लोग निरोधी विभव और आपतित किरण के आवृत्ति पर प्रभाव। ऐसा देखा गया कि अगर आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ाना पड़ रहा है। आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो निरोधी विभव का मान भी बराबर बढ़ रहा है। पर ध्यान रखिएगा, हमें क्या है, हमें प्रकाश की तीव्रता नियत रखने पर ऐसा पाया गया है। ठीक है, प्रकाश की अगर तीव्रता को नियत रखा जाए तो आवृत्ति का मान बढ़ाने पर क्या हो रहा है, निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है, विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का अध्ययन करने के लिए आपतित प्रकाश की तीव्रता का मान नियत रखकर आवृत्ति का मान 0 से अधिक करने पर हम पाते हैं कि प्रारंभ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, परंतु आवृत्ति का एक निश्चित न्यूनतम मान से अधिक मान पर धारा का प्रवाह होने लगता है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास धातु है, पहले आवृत्ति क्या थी, कम थी, 0 थी, तो जो हमारे पास प्रकाश आ रही है उसके पास कितनी ऊर्जा थी, 0 थी। अब एक ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा वाला अगर ये आएगा, इसकी जो ऊर्जा होनी चाहिए, इसका जो कार्य फलन है उससे ज्यादा या उससे बराबर होना चाहिए ना, तभी तुम्हारा क्या होगा, तभी तुम्हारा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो जो इसकी एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है, एच न्यू होती है, वो बराबर या ज्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किसके, वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन के। तो हमारा जो इसकी आवृत्ति होनी चाहिए वो इसके देहली आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए। यानी अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो पहले धारा नहीं बहेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं, पर जब उसकी एनर्जी जो है, इसका जो कार्य फलन है, अगर उससे ज्यादा या उसके बराबर हो रहा है तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तभी धारा बहेगी। यहाँ पे बात करें अब निरोधी विभव की बात हमने आपको बता दिया। अगर इसके बाद अगर हम ना आवृत्ति बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव भी बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ेगा। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास निरोधी विभव और धारा के बीच और आवृत्ति के बीच संबंध बताया गया है। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। हमारे पास तो कार्य फलन वाला मामला हो गया, देखिए यहाँ पे कार्य फलन वाला मामला हो गया, यानी जो हमारा प्रकाश की किरण आनी चाहिए उसकी जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो हमारा कार्यफलन से ज्यादा होना चाहिए। यानी हम यहाँ क्लियर हो गया, जो आवृत्ति होनी चाहिए वो देहली आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगा, प्रकाश का उत्सर्जन होगा। पर पाया गया अगर सबकी तीव्रता समान रखी गई तो धारा क्या है, सबकी अधिकतम धारा सबकी क्या है, समान है।
पर यहाँ देखिए अगर आवृत्ति बदली गई, एक की आवृत्ति क्या है न्यू1 है, दूसरी की आवृत्ति न्यू2 है, तीसरी की आवृत्ति न्यू3 है। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा निरोधी विभव की मान बढ़ेगा। देखिए जिसका जितना निरोधी विभव का मान बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, उसकी आवृत्ति उतनी ही ज्यादा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं और ए हमारा प्रेक्षण में पाया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच ग्राफ के बारे में। ऐसा एक ग्राफ ऐसा पाया गया। अब ऐसा क्यों पाया गया ये हम बात करते हैं। हमने देखा कि जो हमारा निरोधी विभव है वो है हाफ mv के स्क्वायर के बराबर, यानी मैक्सिमम, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा क्या है, वो बराबर है E इंटू बी नोट के। पर यहाँ पे ये जो ऐसा पाया गया, ऐसा क्यों पाया गया हम लोग आगे चल के समझेंगे। बट यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर मैं निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच ग्राफ की बात करूं तो हमारे पास एक ग्राफ कुछ ऐसा पाया गया। यानी अगर एक आवृत्ति के बाद क्या होगा, ये हमारा क्या निरोधी विभव है, और जब इसको पीछे लाएंगे ग्राफ तो हमारा इस तरीके से एक आएगा वर्क यानी कार्यफलन अपान ई नोट। ये हमारा इतना इस ये दूरी हमारा क्या है, ये दूरी हमारी है ओ ए की जो दूरी है वो बराबर आएगी माइनस कार्यफलन अपान ई, इसके बराबर। ऐसा क्यों होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे। हमारा क्या एक रेखीय समीकरण बन रहा है। एक्चुअली होता क्या है, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन भी लिख दे रहा हूँ। तो E इंटू बी नॉट है यानी जो E इंटू जो निरोधी विभव है वो बराबर होता है जो हमारे पास प्रकाश आ रही है उसकी ऊर्जा, जो हमारा फोटान है उसकी ऊर्जा माइनस कार्यफलन, इसके बराबर होता है। इसलिए हमारा क्या है, एक सरल रेखा का समीकरण है और वो समीकरण इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यानी यहाँ से लिख सकते हैं ना, तो हमारा निरोधी विभव है वो एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा क्या है, इंटरसेप्ट कितना बराबर है, ये तो हमारा क्या है, कार्यफलन है, यानी कार्यफलन अपान ई। तो देखिए इसको हम लोग आगे समझेंगे, पर ऐसा प्रेक्षण में पाया गया। इसको एक्सप्लेन कौन किया था, आगे चल हम समझेंगे। इसको एक्सप्लेन जो है आइंस्टाइन ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे निरोधी विभव और अगर मैं आवृत्ति के बीच जो ग्राफ आया था उसका जो स्लोप आया है वो h बाई ई आया है। h बाई एच क्या हमारा होता है, हमारा हो गया प्लैंक कांस्टेंट, यानी प्लैंक का नियतांक अपान ई। मतलब क्या होता है, चार्ज यानी आवेश, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है उसके बराबर आएगा इसकी प्रवणता। और इसका जो इंटरसेप्ट है यानी जो इतना एक काटने वाली लंबाई जो है ना वो कितनी है, डब्ल्यू नॉट, यानी कार्यफलन और आवेश किस पे, इलेक्ट्रॉन पे आवेश के अनुपात के बराबर है। यहाँ देखिए अलग अलग धातु के लिए अलग अलग क्या होगी, आवृत्ति पे हमारा निरोधी विभव 0 होगा। अलग अलग धातु के लिए अलग अलग आवृत्ति पे क्या होगा, हमारा निरोधी विभव 0 होगा। आइए बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। यहां पे कह रहा है सोडियम धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य क्या है, लेमडा नॉट दिया है कितना, 1500 एंगस्ट्रॉम। अब बात कर रहा है कार्यफलन का परिकलन जूल में ज्ञात कीजिए। अब जूल में कार्यफलन की परिकलन जूल में ज्ञात कीजिए। तो कार्यफलन क्या होता है, हमारा डब्ल्यू नॉट होता है hc बाई लेमडा नॉट। h की वैल्यू क्या होती है 6.63 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। और जो हमारा c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। अपान क्या करेंगे हम लोग, लेमडा नॉट। लेमडा नॉट की वैल्यू क्या है 1500 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 10 मीटर का मीटर बदल लीजिए, सब कुछ हमारे क्या SI यूनिट में आ गया, यानी हमारे पास SI मात्रक में आ गया। तो यहाँ जो हमारा कार्यफलन आएगा वो आ जाएगा 8.275, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है, अगर मैं यहाँ से निकालूं तो यहाँ जूल में आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो किसमें आएगा, जूल में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इतना कर लेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो यहाँ से जो हमारा जूल में आया है, इतनी ऊर्जा आई है जूल में, और इतनी आई क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। लेनार्ड व मिल्किन के प्रयोग के आधार पर निम्न परिणाम प्राप्त किए, जिन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम या लेनार्ड के नियम भी कहते हैं। अब समझ लेते हैं नियम जो हमने देखा, क्या क्या देखा वही नियम यहाँ पे दिया गया है। जब प्रकाश सुग्राही धातु की सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है।
यानी अगर मैं बात करूं इतना क्षेत्रफल हमारा क्या है, वो धातु का है, इस क्षेत्रफल जितना ज्यादा प्रकाश की किरण पड़ेगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी हमारा, हमने देखा था जो हमारा तीव्रता है वो बहने वाली धारा के समानुपाती है। तो हमारा ग्राफ कैसे बना था, तीव्रता धारा और तीव्रता के बीच ऐसा ग्राफ बनेगा। दूसरा जो नियम है इसमें क्या है, किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। हमने देखा था, हमने बोला ना कि जो उसकी ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करेगी, जो प्रकाश की किरण आ रही है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करेगी, इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कितनी प्रकाश की किरण आ रही है। अब बात करते हैं आगे, किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह पर से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने पर बढ़ती है। आगे बात करते हैं, हमने यहां पे देख लिया कि जो प्रकाश की इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो सिर्फ आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला जो इनका नियम था वो क्या था, किसी दिए गए प्रकाश सुग्राही पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है। अगर उस आवृत्ति से कम आवृत्ति होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। उस आवृत्ति को क्या बोलते हैं, उस आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं देहली आवृत्ति। न्यूनतम आवृत्ति क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति बोलते हैं, जिसका मान भिन्न भिन्न धातु के लिए अलग अलग होगा। अगला हमारा जो है वो कह रहा है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो जाती है तो प्रकाश के धातु से पृष्ठ पर आपतित होने वाले पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने में कोई समय पश्चात नहीं होता है, भले ही आपतित प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। अब देखिए ये जो सारे नियम है ना, अब इसको आइंस्टाइन ने इसको क्या किया, आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत समीकरण और विकिरण ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत दिया और इसीलिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। आइंस्टाइन ने 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के क्वांटम प्रकृति के आधार पर, यानी कण प्रकृति के आधार पर क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। यानी जो प्रकाश की किरण आ रही है उसमें बहुत सारे ऊर्जा के बंडल हैं जिन्हें फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होती है h न्यू। हमने आपको पहले ही बताया था बट इसको बाद में एक्सप्लेन किया गया। h न्यू होता है जहां h हमारा क्या है, प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या है, हमारा प्रकाश की आवृत्ति है। या न्यू नॉट लिखा गया, या न्यू लिखो आप जो हो। अब यहाँ देखिए उन्होंने क्या बोला, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु पर सतह से बाहर निकालने के लिए जो कार्यफलन की जरूरत होती है, कार्यफलन को क्या बोला गया, h न्यू। हमारा क्या हो गया, कार्यफलन हो गया। ए अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होगा। शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिशील करने अर्थात गतिज ऊर्जा प्रदान करती हैं। अब इसका मतलब समझिए, कहानी क्या है। मान लेते हैं एक हमारे पास धातु है जिसका कार्यफलन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हमारे पास आ रही है ना प्रकाश वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या दे दिया इसको निकालने में, और इसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी कितनी हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही उन्होंने, आइंस्टाइन ने यही बोला। अब यहां देखते हैं आइंस्टाइन ने क्या बोला, यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग v अधिकतम हो तो, द्रव्यमान m हो तो क्या होगा, जो हमारा अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो हमारा क्या होगा, 12mv अधिकतम का स्क्वायर। अब आइए देखिए आइंस्टाइन ने और क्या बोला। आइंस्टाइन ने बोला कि जो हमारे पास अगर प्रकाश की किरण जो आ रही है, अगर मैं उसकी मानूं, उसकी जो ऊर्जा है वो E है, और जो हमारा धातु जिसपे पड़ रहा है उसका कार्यफलन क्या है, W0 है, तो होगा क्या, देखिए E जो आया ना, E उसकी ऊर्जा कहाँ का खर्च हुई, आया फोटान अपनी एनर्जी देकर खत्म हो गया खुद, किसमें दिया, इलेक्ट्रॉन को निकालने में। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया उसको क्या दिया, उसको गतिज ऊर्जा दे दिया, अधिकतम गतिज ऊर्जा में खर्च हो गया। यहां से ये हमारा आइंस्टाइन का क्या बन गया, नियम बन गया। यही फार्मूला दिया उन्होंने, क्या दिया, यहां से लिखा काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा अधिकतम काइनेटिक एनर्जी जो होगी, यानी हमारी अधिकतम गतिज ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो बराबर होगी इलेक्ट्रॉन की फोटान की एनर्जी, यानी जो हमारा फोटान आ रहा है उसकी एनर्जी माइनस क्या, कार्यफलन के बराबर होगा। यही उन्होंने नियम दिया। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा को 12mv स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहां देखिए, अब बात इन्होंने जो हमारे पास इतने ग्राफ थे सबको एक्सप्लेन किया इन्होंने। कैसे एक्सप्लेन किया, देखिए एक एक करके बता रहा हूं। हमारे पास जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर है, जो फोटान आ रहा है उसकी एनर्जी, यानी कितनी, h न्यू, और हमारा कार्यफलन क्या होता है, h न्यू नॉट होती है। अब मुझे अगर ग्राफ खींचा जाए तो देखिए ग्राफ किसका है, यह y = mx + c। अब c हमारा क्या होगा, यही तो होगा हमारा, ये c होगा कितना, h न्यू नॉट।
अगर हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, यानी हमारी गतिज ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यू नॉट है। स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप देखिए h के बराबर आ रहा है। अगर मैं प्रवणता की बात करूं, प्रवणता हमारा कितना आ रहा है, प्रवणता हमारा h के बराबर आ जा रहा है, यानी m हमारा h के बराबर आ रहा है। अब बात करते हैं, अगर यहीं पे इन्होंने जो दूसरा ग्राफ था उसको कैसे एक्सप्लेन किया। देखिए हमारे पास बात कर रहे हैं जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी ना, अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर होगी E इंटू वी नॉट के। याद करिए वी नॉट। अगर मैं बात करूं यहां पर लिख सकता हूं ना, ई वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये तो हमारा क्या अधिकतम गतिज ऊर्जा हो गया ना, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। यहाँ न्यू नॉट क्या आ रहा है हमारे पास, एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं तो क्या हमारा, ये वाई है, ये हमारा क्या है एम एक्स है, ये क्या है प्लस सी है, तो ग्राफ हमारा ऐसे आ रहा है। याद करिए हमारा न्यू नॉट, अब यहाँ प्रवणता कितनी हो जाएगी, प्रवणता हमारा हो जाएगा एच बाई ई के बराबर, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी और वी नॉट के बीच में। तो क्या होगा, ये हमारा जो यहाँ पे इसकी लंबाई आएगी वो आएगी कार्यफलन अपान ई के, कार्यफलन अपान ई के। यही तो हमारा था वहां पे लेनार्ड के प्रयोग में पाया गया, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया आइंस्टाइन ने फार्मूला देके। आइंस्टाइन के समीकरण में से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, अब उन्होंने कैसे व्याख्या की एक एक करके देखते हैं। बात करते हैं आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण हाफ एम बी स्क्वायर जो अधिकतम है वो क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जाती है। जैसे जैसे आवृत्ति न्यू का मान बढ़ाते जाएंगे, हाफ एम बी स्क्वायर यानी अधिकतम जो हमारे पास गतिज ऊर्जा है के मान में वृद्धि होते होगी, अर्थात गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, अर्थात उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित फोटान की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा ऊर्जा वाली हमारी एक प्रकाश की किरण आएगी, यानी फोटान आएगा, उसकी जितनी आवृत्ति ज्यादा होगी उतनी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने सारी चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन किया, जैसे कि उन्होंने क्या बोला कि आवृत्ति का मान अगर न्यू नॉट हो जाए तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब बात करें चाहे तीव्रता कुछ भी हो, पर इलेक्ट्रॉन जो भी निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी। अब इन्होंने क्या बोला, उन्होंने सिंपल से बोला अगर हमारे पास ना जो प्रकाश आ रहा है ना उसका एनर्जी क्या हो, वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन के बराबर हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी हमारी, इसकी एनर्जी ई माइनस वर्क फंक्शन, इसकी एनर्जी क्या है वर्क फंक्शन के बराबर है, तो यानी हमारा जीरो हो गया। अगर नहीं इसकी जो आवृत्ति अगर वो न्यू नॉट के बराबर हो जाए, यानी दिल्ली आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी हमारी, जीरो होगी। आइए आगे बात करते हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उसकी आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि तीव्रता बढ़ाने पे क्या होता है हमारा, तीव्रता बढ़ाएंगे तो जितना ज्यादा प्रकाश की किरण पड़ेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी धारा बढ़ेगा। इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन द्वारा संपूर्ण फोटान का अवशोषण होता है। इलेक्ट्रॉन जब फोटान आता है तो जब इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा तो खुद खत्म हो जाएगा, पूरी की पूरी एनर्जी किसे दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा। आइए बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश तरंग सिद्धांत। अब यहाँ पे जो प्रकाश तरंग सिद्धांत है और जो कण सिद्धांत है, यहाँ पे आइंस्टाइन ने क्या किया, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना उसको कण प्रकृति से कैसे दिखाया। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रेक्षित तथ्यों की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। इसके तीन मुख्य कारण है। पहला कारण देख लीजिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर तरंगों का आयाम बढ़ता है। तरंग के सिद्धांत क्या होता है, तरंग के सिद्धांत का तीव्रता बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, आयाम बढ़ेगा। याद करिए आयाम बढ़ेगा, और आयाम बढ़ेगा तो क्या होगा, इसकी ऊर्जा बढ़ेगी। अगर ऊर्जा बढ़ेगी इसका मतलब क्या, अगर ऊर्जा बढ़ेगी इसका मतलब क्या, अगर हम लोग तीव्रता बढ़ा दे तो इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे पास जो प्रकाश किरण आ रही है उसकी तीव्रता चाहे जितनी बढ़ा दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। बस एक कंडीशन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, जो इसकी आवृत्ति हो वो देहली आवृत्ति से ज्यादा हो। तो किसी भी इंटेंसिटी पे यानी किसी भी तीव्रता पे प्रकाश का नहीं प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगेगा। आइए बात करते हैं। पहला तो एक कहानी हो गई। दूसरा हमारा है प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि प्रकाश तरंगों की तीव्रता इतनी है कि वह धातु के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन को आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके, चाहे आपतित तरंग की आवृत्ति कुछ भी हो, पर धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो है अवश्य उत्सर्जित होंगे, परंतु प्रेक्षित तथ्यों पर ऐसा नहीं पाया गया। यानी ये वही बात है ना, अगर तीव्रता बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी,
पर कहानी ऐसी नहीं है। तीव्रता चाहे इतनी बढ़ा दो, वो जो हमारे पास प्रकाश किरण आ रहा है उसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, दिल्ली आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा, प्रकाश तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को न मिलकर प्रकाशित क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉन को मिलती है। अतः इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा संचित करने में कुछ समय लग जाएगा, परंतु जो प्रेक्षण पाया गया वेव, यानी अगर मैं तरंग प्रकृति की बात करूं तो जो ऊर्जा है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को जो प्रकाश आ रहे हैं बार बार ऊर्जा देंगे उसके हिसाब से, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर प्रकाश किरण है तो जो आ रही है उसको क्या है, ऊर्जा देती रहेगी, बढ़ती रहेगी इसके अंदर ऊर्जा, पर ऐसा नहीं होता है। जो प्रेक्षण पाया गया उसमें आया कि फोटॉन गिरा, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकला, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया। देखिए करें, परंतु प्रेक्षित तथ्य यह है कि धातु के प्रकाश डालते ही उसमें तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन में समय पश्चात नहीं होती। इस बात को समझते हैं। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे अगर मैं पूरी बात करूं तो कह रहा है कि प्रेक्षित तथ्य यह है कि धातु पर प्रकाश डालते ही उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन में समय पश्चात नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं आइंस्टाइन ने इसको कैसे प्रूव किया। अब यहाँ पे प्रकाश के कड़ी प्रकृति यानी फोटॉन 1900 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लांक के अनुसार किसी पदार्थ अथवा पृष्ठ पर जो ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत न होकर छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें फोटॉन अथवा क्वांटा कहते हैं। प्रकाश तरंग दैर्घ्य लैम्डा अथवा आवृत्ति न्यू इक्वल टू c/λ का अपना एक अलग फोटॉन होता है, जिसकी ऊर्जा की मात्रा h न्यू होती है, जहां h क्या है, एक नियतांक जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। फोटॉन के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, तो फोटॉन के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। फोटॉन क्या क्या है, फोटॉन के कुछ गुण। तो फोटॉन क्या होता है, फोटॉन की स्पीड होती है ना प्रकाश की स्पीड के बराबर होती है। दूसरा क्या है हमारे पास समान तरंग दैर्घ्य लैम्डा अथवा आवृत्ति न्यू के संगत उत्सर्जित समस्त फोटॉन की ऊर्जा समान होगी। जितने भी फोटॉन होंगे अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है यानी आवृत्ति न्यू है तो सभी की ऊर्जा क्या होगी, बराबर होगी। जब फोटॉन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ध्यान रखिएगा, जबकि वेग परिवर्तित होता है, क्योंकि वेग माध्यम पर डिपेंड करता है, पर उसकी आवृत्ति क्या होती है, नहीं बदलती, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो एसआई पद्धति में फोटॉन की तीव्रता का मात्रक वाट/मीटर² होता है। आइए बात करते हैं आगे। फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। फोटॉन का द्रव्यमान उसकी गति के कारण होता है, जिसे फोटॉन की गतिज द्रव्यमान कहते हैं। और जो गतिज द्रव्यमान होता है फोटॉन का वो होता है m = यहां मैं लिख दे रहा हूं पीछे, गतिज द्रव्यमान जो होता है m = होता है m0/√1 - v²/c²। v है हमारा फोटॉन की चाल और c हमारा क्या, प्रकाश की चाल, m0, और हमारा ये क्या है, गतिज द्रव्यमान हो गया। m = क्या होता है, m0√1 - v²/c²। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विद्युत रूप में फोटॉन उदासीन प्रकृति का होता है या सामान्य परिस्थितियों में यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई आवेश नहीं होता। फोटॉन के किसी उप परमाणुविक कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से संघट्ट की क्रिया में ऊर्जा एवं संवेग को संरक्षित रखता है, परंतु फोटॉन की संख्या संरक्षित नहीं रहती है, ध्यान रखने वाली बात है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अब देखें द्रव्य की तरंग प्रकृति, हमारा है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इसको डी ब्रोगली ने दिया था, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों यानी फोटॉन अथवा कणों के समूह के रूप में चलता है। इस सिद्धांत में प्रकाश, विद्युत प्रभाव व कुछ अन्य प्रभाव जैसे क्वांटम प्रभाव आदि की व्याख्या की जा सकती है। इसी प्रकार प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन आदि घटनाएं क्या होती है, तरंग प्रकृति से व्याख्या होती है, इसकी कण प्रकृति से व्याख्या नहीं की जा सकती। तो देखिए द्रव्य तरंग के गुण क्या होते हैं। द्रव्य तरंगों के प्रमुख मुख्य गुण है, वेग अधिक होने पर डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाती है। एक्चुअली जो हमारा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है ना वो बराबर होती है 1/h/mv के बराबर होती है। अब इसी में देखिए उसी की बात किया गया है, अगर हमारा क्या होगा, वेग बढ़ेगा, वेग हमारा बढ़ेगा तो हमारा जो तरंग दैर्घ्य होगा वो क्या होगा, घटेगा। अगर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, तरंग दैर्घ्य घटेगा। अब दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसके मास और उसकी
चाल पर निर्भर करता है। और एच तो हमारा क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, यानी प्लैंक का नियतांक हो गया। अब देखिए द्रव्य तरंगों की जो प्रकृति है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है, इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हमारे पास कोई कण शून्य मतलब रुका हुआ है तो उसकी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत। यदि b इक्वल टू अनंत हो तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अर्थात तरंग गतिशील कणों से संबंध होती है। गतिशील कण आवेशित हो या ना हो इस पर निर्भर नहीं करता है। इसके विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगें गतिशील आवेशित कण से उत्पन्न होती हैं। यदि कण का वेग अत्यधिक हो तो आपेक्षिकता के सिद्धांत से गतिशील अवस्था में द्रव्यमान निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है, जिसके बारे में हमने बताया था। अगर कोई कण है जिसका रुका हुआ द्रव्यमान m नॉट है, तो अगर वो गतिशील है b स्पीड से, बहुत स्पीड से, तो क्या होगा, उसका जो मास हो जाएगा वो बदल जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा m नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपान c स्क्वायर। इस तरीके से जो उसकी कुल एनर्जी है ना वो इस तरीके से बदल जाएगी। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य। तो देखिए तरंग दैर्ध्य कैसे निकालेंगे द्रव्य तरंग का। तो यहाँ से हमारे पास हमें पता है जो ऊर्जा होती है, जो हमारे पास फोटान आता है उसकी ऊर्जा क्या होती है, h होती है। अगर मैं बात करूँ उसके द्रव्यमान की वजह से जो उसके पास ऊर्जा है क्या है, mc स्क्वायर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि h इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, h क्या लिखेंगे, sc बाई लेमडा लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा, mc स्क्वायर होगा। एक से कैंसिल हो गया, क्या हो गया हमारे पास, लेमडा आ गया h अपान mc। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल हमारे v चाल से चल रहा है, v वेग से चल रहा है, तो क्या होगा, जो हमारे पास जो वेवलेंथ होगा वो बराबर होगा h अपान mv के। ये हमारा क्या होता है, किसी भी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे द्रव्य की तरंग दैर्ध्य। क्या हमारे पास फार्मूला आया, यहाँ देखिए ये हमारे पास फार्मूला आ गया h इक्वल टू h बाई एम बी। यही हमारा क्या है, h बाई एम बी हमारा डी ब्रोगली तरंग का समीकरण है। यानी जो हमारे पास जो भी पदार्थ हैं उसका अगर वेवलेंथ की बात करें, तरंग दैर्ध्य जो होगा ना वो होगा h अपान उसके संवेग के बराबर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि यदि किसी गतिशील कण का संवेग क्या दिया है, mv दिया है ना, कितना दिया है, 2.2 10 की पावर -24। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो लेमडा क्या होगा, h अपान mv। h की वैल्यू क्या है, 6.63 10 की पावर -34। और यहाँ पे mv की वैल्यू क्या है, यहाँ दिया 2.2 10 की पावर -24। अब इसको मान लेते हैं, इसको कट करते हैं 3 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 3 10 की पावर -10 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा इसका वेवलेंथ। अब बात करते हैं, अगर b विभव द्वारा q आवेश से गतिशील किया जाए तो उसके निहित गतिज ऊर्जा k इक्वल टू क्या होगा, qb होगा। अर्थात गतिशील आवेशित कण के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होगा, h अपान mb होगा। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ देखिए हमारे पास क्या होता है, जो संवेग होता है p इक्वल टू क्या होता है, mb होता है। अगर मैं बात करूं गतिज ऊर्जा क्या होती है, हमारी बराबर होती है हाफ mb स्क्वायर के। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, हाफ m को लिख सकते हैं m स्क्वायर b स्क्वायर अपान, नीचे m लग देता हूँ, ऊपर m का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी m का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसको लाते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी, mb के होल स्क्वायर के बराबर होगी। तो यानी mb बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से 2m काइनेटिक एनर्जी, यानी 2m गतिज ऊर्जा। अगर q आवेश को b विभव से इसको अगर त्वरित कराया जाए तो जो इसकी ऊर्जा होगी ना कितनी होगी, हमारी qb के बराबर होगी। अब ये हमारा गतिज ऊर्जा ही है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसका जो संवेग लिखेंगे ना, संवेग p बराबर हो जाएगा रूट में 2m इसकी गतिज ऊर्जा। अब हमारे पास जो इसका तरंग दैर्ध्य होगा वो क्या होगा, h अपान संवेग जगह क्या लिख सकते हैं, 2m qb। इस तरीके से हमारे पास एक और फार्मूला आ गया। चलिए देखिए अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, इस तरह से अलग अलग कण के लिए याद कर सकते हो। त्वरित अल्फा कण का तरंग दैर्ध्य, इस तरीके से आप त्वरित अल्फा कण का तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो अगर उसको b विभव से त्वरित किया जाए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा है कितनी है, ऊर्जा दिया है 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डी ब्रोगली जो है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, h अपान इसका संवेग होता है, संवेग क्या लिख सकते हो, h अपान 2m इसकी गतिज ऊर्जा अंडर रूट में। तो बस हमने यही किया और यहाँ से हमारा आंसर आ गया।